नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश में पॉलिटिक्स इस बात पर हुई कि कौन चीता है, कौन शेर है। आज देश के बड़े बड़े नेता चीता और शेर के नाम पर लड़ते रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा काम शुरू किया जो 70 साल से पेंडिंग था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अफ्रीका के नामीबिया से आए 8 चीते छोड़े गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोधियों को यह पसंद नहीं आया। मोदी की तस्वीरों को अलग अलग तरीके से घुमाया जा रहा है। कुछ विरोधी नेता तो उनका मजाक तक उड़ा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि अलग अलग 4 कार्यक्रमों में चीते की बात की। नरेंद्र मोदी की सरकार अब एक नई चीता नीति पर चलेगी। आज मोदी ने कहा कि चीते की तरह काम करना होगा। मोदी ने आज श्योपुर के कूनो में सिर्फ चीते को ही नहीं छोड़ा, मोदी ने आज अपने विरोधियों को भी नहीं छोड़ा। कूनो से लेकर नई दिल्ली तक की इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इसमें आपको नरेंद्र मोदी का एक नया प्रयोग दिखेगा। इंतजार खत्म हुआ, चीता आ गया। पहले प्रधानमंत्री के कैमरे से जो तस्वीर ली गई वो देखिए। और अब प्रधानमंत्री ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की वो देखिए। इन तस्वीरों पर पब्लिक ने क्या कहा वो भी पढ़ लेते हैं। किसी ने लिखा शेर के साथ चीते की रेयर पिक्चर दिखी। किसी ने इसे खूबसूरत तस्वीर लिखा। किसी ने लिखा शेर और चीता इन वन शॉट। इन्हीं तस्वीरों को देखकर मोदी विरोधियों को मिर्ची क्यों लगी वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की बातें सुनते हैं। जन्मदिन पर मोदी ने नामीबिया से आए चीतों को जंगल में छोड़ा और फिर विरोधियों से ही पूछ लिया यह काम 70 साल में क्यों नहीं हुआ। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान में चीता लाने का काम 70 वर्ष पहले भी हो सकता था। इन 70 सालों में 14 प्रधानमंत्री हुए। ये काम नेहरू कर सकते थे, इंदिरा कर सकती थी, ये काम कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री कर सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं। उन्नीस में हिंदुस्तान से चीता गायब हो गया। मतलब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो सिर्फ 3 चीते बचे थे जो लुप्त नहीं हुए, बल्कि उन्हें मारा गया, उनका शिकार किया गया। आखिर बार चीते को 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत में देखा गया था। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया था। 1948 में वो एक रात बैकुंठपुर से लगे गांव सलखा के जंगल में शिकार करने गए। गांव वालों ने कहा कोई जानवर हमले कर रहा है। राजा साहब ने निशाना लगाया, 3 चीतों को मार दिया। तीनों नर चीते थे और पूरी तरह वयस्क भी नहीं हुए थे। महाराजा ने तीनों मारे गए चीतों के साथ बंदूक लिए फोटो खिंचाई। इतना ही नहीं, इन फोटोज को इनके निजी सचिव ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेजा और रिकॉर्ड के लिए बताया कि महाराज ने 3 चीतों को मार गिराया।
इसके बाद देश में कहीं भी चीते नहीं दिखे। ऐसे चीता गायब हो गया। ऐसा नहीं कि चीता को जिंदा करने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन चीता लाया कौन? चीता नरेंद्र मोदी लेकर आए। लेकिन जब मोदी चीते का वेलकम कर रहे थे तब विरोधी इसे तमाशा बता रहे थे। लेकिन यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? चीता तो जब उनकी सरकारें थीं तब भी ला सकते थे। माना चीता प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह सरकार लाई, लेकिन चीता लाने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? बात बस इतनी है। ये सच था सौरभ जी कि 1947 के बाद इस देश में चीते लुप्त हो गए थे, बाघ कम हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाज कबूतर बना दिए गए थे, जो शांति के कबूतर उड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के वंशज जो शेर थे वो बिल्ली बना दिए गए थे। देश भी टूट गया था और उसके बाद हम दुनिया के इकलौते देश रहे कि हमारा पड़ोसी कमजोर और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, और हम इतने बड़े शेर थे कि हम सिर्फ दुनिया को बताते रहे कि कमजोर और ताकतवर हमें सता रहा है। यह नियति का भी संकेत समझिए कि चीते तब आते हैं जब उन्हें लगता है कि अब स्वयं मृगेंद्रता जैसा नेतृत्व भी आकर स्थापित हो गया है। चीता लाना इतना आसान भी नहीं था जितना मोदी विरोधी बतला रहे हैं। 2010 में फॉरेस्ट मिनिस्टर जयराम रमेश चीता नहीं ला पाए थे, बस फोटो खिंचाकर आ गए थे। सच्चाई तो यह है कि चीता को फिर भारत में बसाने के लिए पूरा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्लान तैयार किया गया, जिसे जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद गति मिली। चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए पायलट प्रोग्राम बनाया गया। 2009 में हिंदुस्तान के चीता कंजर्वेशन फंड के साथ डॉक्टर लॉरी मार्कर, ब्रूस ब्रेवर और स्टीफन जे ओब्रायन का दौरा हुआ। 20 जुलाई को भारत और नामीबिया सरकार के बीच MOU साइन हुआ। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को शुरुआत के लिए चुना गया, जिसके बाद 16 सितंबर को मॉडिफाइड बोइंग जेट B747 5 मादा और 3 नर चीतों को लेकर नामीबिया की राजधानी होसिया से उड़ा। इस स्पेशल बोइंग जेट में 114 × 118 × 84 की माप वाले पिंजरे तैयार किए गए। चीतों के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया। करीब 8000 किलोमीटर की जर्नी करके ये चीते सुबह ग्वालियर उतरे। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें रिसीव किया। तीन केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी कूनो पहुंचे थे। इसे विरोधी तमाशा कह रहे हैं, सच तो यह है कि इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। आप बस ऐसे समझ सकते हैं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री चाहते तो अपना जन्मदिन वैसे मनाते जैसे देश के दूसरे नेता मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीते को हेडलाइन बना दिया। तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण
छू करके आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है। ऐसा नहीं है मोदी सिर्फ चीते लेकर आए हैं। दरअसल मोदी ने वाइल्ड लाइफ बैलेंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा है। ये सारी कवायद हमारे भविष्य के लिए है, हमारे लिए है, आपके, हमारे बच्चों के लिए है। इसीलिए चीता जरूरी है, वाइल्ड लाइफ बैलेंस जरूरी है। चीता ही नहीं, इसके लिए फॉरेस्ट एरिया, टाइगर, गैंडा, लॉयन सबकी अहमियत है। और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रधानमंत्री का प्लान है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 2014 में शेरों की तादाद 411 थी, 2018 में 64% बढ़ोतरी हुई, तादाद 674 हो गई। 2014 में भारत में टाइगर 2226 थे, 2018 में 2967 हो गए, 33% ग्रोथ हुई। 2014 में गैंडों की संख्या 2600 थी, 2020 में 3600 हो गई, 38% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 4 सालों में फॉरेस्ट एरिया में 16,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। ज्यादातर लोगों की धारणा है कि आपको विकास करना है तो पहाड़ काटने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, लेकिन मोदी ऐसा नहीं कहते।
वो क्या कहते हैं ये आप समझिए। दरअसल बिना जंगल और जंगली जानवरों को मारे भी बहुत कुछ हो सकता है। बस इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, और जब ये बैलेंस बन जाता है तमाम राहें खुल जाती हैं, टूरिज्म बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जब राहें खुलती हैं तो वोट भी बढ़ता है। इसलिए मोदी जो करते हैं उसका इंपैक्ट बड़ा होता है। मोदी ने एक बड़ी बात कही है कि गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है। आप सोच रहे होंगे कि चीते के आने से गुलामी की मानसिकता कैसे टूट रही है। गुलामी की मानसिकता वही थी। राजा महाराजा अंग्रेज ये सब जब चाहते थे तब जिसका मन चाहे उसका शिकार कर लेते थे। इन तस्वीरों को देखिए, समझ जाएंगे कि चीते खत्म कैसे हुए। 1936 की यह तस्वीर है। अंग्रेज राजा महाराजा इन चीतों को पालतू जानवर की तरह रखते थे। झूठी शान शौकत के लिए चीतों का शिकार किया जाता था। अब चीते जब वापस आए हैं तो गुलामी की मानसिकता से भी आजादी मिली। साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीते आए हैं, पूरा वातावरण बदला हुआ है। इनकी जिंदगी के लिए कोशिशें करनी होंगी। इसीलिए कूनो के आसपास के इलाकों में 450 से ज्यादा चीता मित्र बनाए गए हैं, जिन पर चीतों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होगी। आज प्रधानमंत्री इन चीता मित्रों के बीच में भी बैठे चीता बचाने वालों को शेर की कहानी सुनाई। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ये अनुभव आप लोगों को काम आएगा। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, एशियाटिक लायन के मालूम है ना, है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती होगी, लायन के साथ रह सकती होगी, आप लायन को बचा सकते हैं। तो तैयार हो गए। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली, आप जैसे ये काम शुरू करोगे, सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे।
वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़ी जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं, जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही वो शैली है जिसे उनके विरोधी समझ नहीं पाते हैं। कोई चीता ला भी सकता था, लेकिन चीता बचाने वालों के साथ बैठकर शेर को बचाने की कहानी सुनाने की स्थिति शायद किसी और की न होती। लेकिन मोदी ने इन 450 चीता मित्रों से जो मुलाकात की है, वो पर्यावरण के साथ साथ उनके लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और विधायक हवालात में पहुंच गए हैं। नाम है अमानतुल्लाह खान। इन्हें दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह पर इल्जाम है कि इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी में हेराफेरी की है, स्टाफ में अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया है और मोटा माल कमाया है। तो क्या अमानतुल्लाह ने दिल्ली में वक्फ घोटाला किया? क्या अमानतुल्लाह ने दिल्ली के मुसलमानों का मसीहा बनकर उन्हीं को ठगा? हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब अमानतुल्लाह खान। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 की जांच जारी है। तो क्या जो सरकार दिल्ली में कट्टर ईमानदारी की बात करती है वो कट्टर भ्रष्टाचारी साबित हो रही है? अमानतुल्लाह और उसके 4 करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ी, नोटों की गड्डियां मिली, बिना लाइसेंस की पिस्टल मिली, अवैध कट्टा मिला, जिंदा कारतूस भी मिले। लेकिन अमानतुल्लाह के घर वालों ने वीडियो बनाया, ट्विटर पर डाला और टीम को घेर कर बुलवाया। बताओ क्या मिला? तसल्ली हो गई ना? कुछ नहीं मिला ना? विधायक जी के घर से कुछ नहीं मिला ना? भाई वो बना दिए, अपनी रिपोर्ट तो हमें दे दिए। जी सर, फिर भी आप हमें इतना तो वीडियो बना रहे हैं, हम आप कह दीजिए हमारे घर पे कुछ नहीं मिला। आप ये खुद ही कह रहे हैं ना, हम लीगल दिए जा रहे हैं। सर आपको तसल्ली हो गई ना? ठीक है, ठीक, बस ठीक है जी, ये सेटिस्फाई है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपके भी सब भाइयों का। भाई वो बना दिए। पूरा माहौल बनाया गया। रेड करने के लिए टीम घर में घुसती, उसके पहले से कैमरे का सेटअप लगाया गया।
अरे भाई शांति बना रखो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बाहर आदमी खड़े किए गए, हंगामा करवाया गया, टीम को रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी जब टीम घर में पहुंची तो वीडियो बनाया गया। ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि जांच में कुछ नहीं मिला। लगे हाथ केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लिख दिया। पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है। अभी और भी कई एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जब भी एक्शन होता है, केजरीवाल यही लाइन पकड़ते हैं, लेकिन आरोपों का जवाब न केजरीवाल देते हैं, न उनकी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा। कल विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े 4 ठिकानों पर एसीबी ने रेड की थी, जिसके बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर हामिद अली निवासी जामिया नगर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई। हामिद अली के घर से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में उसे अरेस्ट भी किया गया है। दूसरी एफआईआर कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन निवासी जोगाबाई एक्सटेंशन के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई है। इसके ठिकाने से 1 देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और तीसरी एफआईआर एसीबी की रेड के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने पर दर्ज की गई है। पिस्टल किसकी थी? अमानत पिस्टल किसकी थी? तो जिसके यहाँ से मिली वो जवाब दे रहा जी, तो आपके क्या कोई बिजनेस पार्टनर थे वो? आपके बिजनेस पार्टनर थे वो? अमानतुल्लाह खान को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जब एसीबी की टीम उसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची तो फिर कैमरे पर अमानतुल्लाह ने यही साबित करने की कोशिश की कि उसके घर पर कुछ नहीं मिला। जो हो रहा है वो डराने के लिए हो रहा है। और चंद सेकंड में ये वीडियो खुद अमानतुल्लाह के ट्विटर हैंडल पर शेयर हो गया। तो मेरे कुछ मिला नहीं है, एफआईआर में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। लिफ्ट चालू करो। मेरा वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है जी। बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो आरोप लगे हैं, पैसे मिले हैं, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है। अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी है, बिजनेस पार्टनर है हामिद अली। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठला ऐसे तो मेरा साथी है। लेकिन जो बरेटा पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? कारतूस आपके थे? ये भी जो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अमानत बोल दीजिए। घर पर रेड से लेकर कोर्ट में पेशी तक का हर अपडेट अमानतुल्लाह के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। हर पोस्ट में यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अमानतुल्लाह बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर एसीबी ने जो कहा उसका जवाब ना अमानतुल्लाह के पास है ना केजरीवाल के पास। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि वक्फ के चेयरमैन सीट का इस्तेमाल कर अमानतुल्लाह ने बड़ी रकम हासिल की। अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड में अपने परिजनों की नियुक्ति करवाई। लोकल अखबार में वक्फ में नियुक्ति को लेकर इश्तिहार निकला। 33 लोगों की वैकेंसी निकाली गई और 32 लोगों की भर्ती की गई, जिसमें अमानतुल्लाह का कजिन बिलाल, कलीम, राफी हुसैन और 2 भतीजों के अलावा और 2 करीबी लोग शामिल हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को रेगुलर करने की कवायद चल रही है। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि 4 करोड़ रुपए अमानत द्वारा लिए गए। कल की रेड में 24 लाख रुपए 2 लोकेशन से बरामद किए गए। वक्फ की जमीन अवैध तरीके से किराए पर दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। अब इस तस्वीर को देखिए। कल जब एसीबी की टीम अमानतुल्लाह के घर पर रेड करने पहुंची थी तो टीम के साथ अमानतुल्लाह के लोगों ने बदसलूकी की। ये वीडियो आज कोर्ट रूम में भी दिखाया गया, क्योंकि पिछली बार अमानतुल्लाह को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। लेकिन कल बदसलूकी हुई। हालांकि कोर्ट रूम में अमानतुल्लाह खान के वकील राहुल मेहरा ने दलील दी थी कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ अमानतुल्लाह वहां कस्टडी में थे, वहां मौजूद नहीं थे। कल अमानतुल्लाह के साथ हामिद को भी गिरफ्तार किया गया था। हामिद के घर से 12 लाख कैश और बिना लाइसेंस वाला हथियार मिला था। आज एसीबी ने हामिद और अमानतुल्लाह के कनेक्शन का पक्का दावा किया। एसीबी की पूछताछ में हामिद ने बताया कि अमानतुल्लाह ने ही उसके घर में कैश और हथियार रखवाया था। सारी लेन देन अमानतुल्लाह के इशारों पर होती थी। अमानतुल्लाह ने उसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो हथियार और पैसा मंगवा लेगा। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान
उसके सहयोगी हामिद अली और कौसर उर्फ लड्डन के यहां पर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेड की थी। रेड के दौरान हामिद अली के घर से एक देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखों के साथ 12,09,000 रुपए एसीबी की टीम ने बरामद किए थे, जिसके बाद हामिद अली के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और हामिद अली को गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस के सामने हामिद अली ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। दरअसल हामिद अली ने यह कबूल किया है दिल्ली पुलिस के सामने कि ये तमाम जो असला और जो पैसा है वो अमानतुल्ला खान, जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसने उन्हें रखने के लिए दिया था और यह भी कहा था कि समय पड़ने पर बताया जाएगा कि इसकी इस्तेमाल या इसकी जरूरत कहां पड़ेगी और उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ा कबूलनामा अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसके अलावा कल की रेड में हामिद और कौसर के घर से क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। हामिद के घर से कॉस्मोस बिल्डर नैनीताल नाम से 34 फाइल्स मिली हैं और कौसर के घर से तेलंगाना में प्रॉपर्टी की डिटेल मिली है। हामिद के घर से 6 चेकबुक और डायरियां जब्त की गई हैं और कौसर के घर से प्रॉपर्टी के तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हामिद के घर से मिली डायरियों में ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल है और कौसर के घर से मिली डायरी में सऊदी से ट्रांजैक्शन का ब्यौरा दर्ज है। हामिद एसीबी की कस्टडी में है और कौसर उर्फ लड्डन फिलहाल तेलंगाना में है। एसीबी सूत्रों की माने तो जल्द कौसर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी की जांच में यह सामने आया है कि हामिद अली और कौसर उर्फ लड्डन ये दोनों अमानतुल्ला खान के मुखौटा भर हैं। दरअसल इन दोनों की जिम्मेदारी अमानतुल्ला खान की चल संपत्ति का ब्यौरा रखने की थी। हामिद अली के पास से एक लाल डायरी भी बरामद हुई है। एसीबी सूत्रों की माने तो इस लाल डायरी में अमानतुल्ला खान के एक एक पैसे का पूरा ब्यौरा लिखा है। एसीबी सूत्रों का कहना है कि इस लाल डायरी में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम है वो गुजरात भेजने तक की बात लिखी हुई है। इसके साथ ही इस लाल डायरी में सऊदी से पैसा मंगाने और दुबई में पैसा भेजने तक का जिक्र लिखा हुआ है। फिलहाल एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही अमानतुल्ला खान के जो करीबी है हामिद अली, उसके घर से 34 फाइल्स मिली हैं जो कि नैनीताल में फ्लैट्स बेचने के संबंधित तमाम जानकारियां उस फाइल्स में लिखी हुई है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भी अमानतुल्ला खान के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया था, ये एसीबी सूत्रों का कहना है, और वहां पर अकूत संपत्ति भी खरीदी गई थी और ये तमाम संपत्ति तेलंगाना में हामिद अली के नाम से खरीदी गई थी। फिलहाल अब एसीबी अमानतुल्ला खान के हवाला लिंक की भी जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही एसीबी इस पूरे मामले की जांच के लिए ईडी से भी संपर्क कर सकती है। कोर्ट ने अमानतुल्ला को 4 दिन के लिए एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। पूरा अपडेट आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। अमानतुल्ला ने दावा किया था कि उसके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें अमानतुल्ला की बीवी मरियम के मोबाइल गैलरी की हैं। रेड के वक्त जब एसीबी की टीम ने मरियम का मोबाइल चेक किया, उस वक्त ये तस्वीरें मिली। एसीबी की जांच आगे बढ़ी तो जिस बेड पर रखकर नोटों की गड्डियों और पिस्टल की फोटो ली गई थी, उस बेड पर बिछी चद्दर को एसीबी ने रिकवर कर लिया है। हालांकि मरियम के घर से पैसा और पिस्टल बरामद नहीं हुआ, अमानतुल्ला खान और उसके सहयोगियों के ठिकानों से बरामद किया गया। तो क्या रेड के पहले अमानतुल्ला ने यह पैसा और हथियार अपने करीबियों तक पहुंचाए? तमाम सवाल हैं। एसीबी हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से जजमेंट सुना दिया है। आप अमानतुल्ला को बेकसूर बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसका लिंक दिल्ली दंगों से निकाल रही है। क्रिमिनल लॉ के अंदर आप किसी भी आदमी के घर में कुछ भी ढूंढ लो, आप उसको दूसरे आदमी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो? जो आदमी बिजनेस कर ही नहीं रहा, आप उसका बिजनेस पार्टनर कैसे किसी को बना सकते हो? अमानतुल्ला खान का कोई बिजनेस है ही नहीं, आप कह रहे हो उनके बिजनेस पार्टनर क्या मिल गया? और मैं तो उसकी आगे की बात कर रहा हूं, अगर कोई बिजनेस पार्टनर भी है तो भी क्या आप किसी बिजनेस पार्टनर के कोई क्रिमिनल एक्ट को आप दूसरे से जोड़ सकते हो? आप पत्नी के और पति के बीच में भी अगर पति ने कोई क्रिमिनल काम किया है तो उसमें पत्नी तक को नहीं जोड़ सकते आप तो दूर की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हताशा है, डेस्परेशन है
और जिस एफआईआर का जिक्र किया है कि अमानतुल्लाह खान के यहां छापा मारा एसीबी ने, वो कोई नया मामला है? बिल्कुल नहीं। वो एक 2.5 साल पुरानी, 2 साल 9 महीने पुरानी एफआईआर है। जनवरी 2020 में दर्ज हुई थी। जनवरी 2020 की दर्ज हुई एफआईआर के अंदर आप किसी को बुलाते हो पूछताछ करने के लिए, पीछे से कई जगह छापे मार देते हो। अमानतुल्लाह के घर छापा मारा, उसके घर कुछ नहीं मिला, और आप खबर प्लांट करा देते हो एसीबी के माध्यम से कि अमानत के करीबियों के साथ मिला, अमानत एंड एसोसिएट्स के पास मिला, और 2-3 दिन बाद एक खबर हो जाएगी अमानत क्या मिला। अरविंद केजरीवाल गैंग दिल्ली में अपराध, कमीशन और माफिया, इसकी सरकार चला रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो अवैध हथियार मिले हैं, ये जो पिस्टल, ये जो कारतूस, दिल्ली दंगों में इन हथियारों का क्या इस्तेमाल किया गया, क्या भूमिका है, और ऐसे और कितने अवैध हथियार अमानतुल्लाह खान और केजरीवाल के लोगों के यहाँ पर हैं, इसकी जांच भी होनी जरूरी है। दिल्ली दंगों के इन्वेस्टिगेशन से भी इसका कनेक्शन होना संभव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।